हमारा आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तो देखते हैं हम। तो भाई ये है तुगलक वंश और इसका जो समय चक्र है वो है 1320 से लेके और 1414 ईस्वी तक का। तो सल्तनत काल का वो राजवंश जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है और वो है तुगलक वंश। तो हमने ये देखा था कि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके और गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करता है और ये गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो भाई ये जो तुगलक वंश है ये 1320 से लेके और एक बहुत लंबे समय तक 1414 तक जो है शासन करता है दिल्ली पे। तो भाई गियासुद्दीन जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले तो एक शहर बसाता है जिसका नाम है तुगलकाबाद। ये हमारे दिल्ली में ही पड़ता है। तुगलकाबाद नामक शहर बसा के इसको अपनी राजधानी बना लेता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि ये साम्राज्य विस्तार करता है और साम्राज्य विस्तार के दौरान अपने बेटे जोना खां को वारंगल अभियान के लिए भेजता है। मैंने आपको बताया था कि जो वारंगल है ये वर्तमान तेलंगाना है। तो ये जो है वारंगल अभियान के लिए जोना खां को भेजता है। हालांकि पहले प्रयास में तो ये असफल होता है, लेकिन दूसरे प्रयास में ये वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को विवश कर देता है और उसको जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया जाता है पुनः। तो एक तो ये वारंगल अभियान में जोना खां सफल हो गया। दूसरा इसको जो है जाजनगर भेजा जाता है। जाजनगर मतलब उड़ीसा। और यहाँ पे जोना खां पुरी के मंदिर को जो है लूटता है। तीसरा मुद्दा है कि गियासुद्दीन खुद बंगाल अभियान के लिए जाता है और बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो बंगाल अभियान जाता है और बंगाल को विजित कर लेता है। हालांकि जो गियासुद्दीन है ये जब दिल्ली पे अधिकार करता है तो कुछ नीतियां लागू करता है। जैसे इसकी एक महत्वपूर्ण नीति थी और वो थी अधिक से अधिक खालसा भूमि तैयार करना। खालसा भूमि का मतलब है राजकीय भूमि। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मुबारक खिलजी, खुसरो शाह, इन दोनों ने राजकीय भूमि का बहुत अधिक पैमाने पे जो है दान किया और बहुत से जो मौलवी थे या फिर जो भी धर्म गुरु थे इस्लाम के, उनको खूब सारी जमीनें दान में दे दी। बहुत सारी जमीनें मिल्कियत के तौर पे दे दी। तो गियासुद्दीन ने सोचा कि अगर मैं ये जो धार्मिक रूप से भूमि दान में दी गई है या मिल्कियत के तौर पे जो जमीन दान में दी गई है, अगर उसकी जब्ती कर लूं तो राजकीय भूमि में वृद्धि होगी और इस भूमि से जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ऐसे ही गियासुद्दीन तुगलक ने एक सूफी संत जिसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया,
ये एक सूफी संत थे और काफी प्रचलित भी थे, काफी मशहूर थे और अपने चमत्कारों के लिए जाने भी जाते थे। आज भी इनके नाम से जो है दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन स्टेशन, और इनकी जो मजार है वो भी वहीं पे बनी हुई है। तो भाई हजरत निजामुद्दीन जो औलिया है, गयासुद्दीन इनके पास एक फरमान भेजता है जब ये बंगाल अभियान में व्यस्त रहते हैं, तब कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी भूमि जो है वो राज्य को दे दो। और इसका चूंकि निजामुद्दीन विरोध करता है और निजामुद्दीन बोलता है कि नहीं, हम तो नहीं देंगे, हमें तो जो है ये राज्य के द्वारा दी गई थी ये भूमि। तो जब बंगाल विजय कर लेता है गयासुद्दीन, तो एक और फरमान भेजता है निजामुद्दीन के पास कि मेरे वापस आने से पहले और तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ पे इसका एक वाक्य बड़ा फेमस है और वो है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, कि हुजूर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो आप बंगाल में हो। और ये मामला जो है इनका आपसी चलता रहता है। तभी बंगाल अभियान के पश्चात जब गयासुद्दीन पुनः दिल्ली वापस आता है तो दिल्ली के पहले एक जगह पड़ती है अफगानपुर, और इस जगह पे गयासुद्दीन का बेटा जोना खां अपने पिता के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन करता है और यहाँ पे जो है काफी भव्य समारोह होता है। गयासुद्दीन अपने साथ बंगाल अभियान में विजय के दौरान बहुत सारे हाथियों को भी लाता है साथ में, और यहीं पे अफगानपुर में इन हाथियों की जो है जांच की जा रही होती है कि किस हाथी को युद्ध वाली सेना में शामिल करना है, किसको अलग करना है। तभी इन हाथियों में आपस में भगदड़ मच जाती है और यहाँ पे जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा था, ये जो महल है ये बना हुआ था लकड़ी का, और हाथियों की भगदड़ के कारण ये लकड़ी के महल में टूट फूट हो जाती है। तभी एक बड़ा सा टुकड़ा गयासुद्दीन के ऊपर गिरता है और गयासुद्दीन की तत्काल वहां मौत हो जाती है। इस प्रकार से जो है गयासुद्दीन की मृत्यु से लोगों को एक मैसेज दिया जाता है कि वास्तव में निजामुद्दीन ने जो है सुल्तान को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, और दिल्ली पहुंचने के पहले ही जो है सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इसमें निजामुद्दीन की जो प्रतिष्ठा है वो काफी बढ़ जाती है। हालांकि जोना खां तो उत्तराधिकारी थे ही गयासुद्दीन के, और जोना खां को बड़ा दुख होता है, लेकिन कई कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि इतिहासकारों का ये मानना है कि जोना खां जो है जल्दबाजी में राज्य प्राप्ति के लिए जानबूझ के अपने पिता की जो है षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर देता है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जोना खां तो उत्तराधिकारी था ही और युवराज भी था, तो उसको तो सारे अधिकार प्राप्त ही थे, तो वो आखिर अपने पिता की हत्या क्यों करता। और वो अपने पिता का जो है काफी सम्मान करता था, काफी इज्जत करता था, काफी प्रेम करता था। तो ऐसा कहते हैं कि जोना खां ने अपने पिता की हत्या का अपने पिता की जो मृत्यु है उसका 40 दिन तक शोक मनाया, और इसके बाद में फिर ये जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पे बैठा। तो एक बात देख लीजिए आप थोड़ा रिवाइज करके कि तुगलक वंश एक ऐसा वंश है सल्तनत काल का जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका संस्थापक है और इसी को हम गाजी मलिक के नाम से जानते हैं, और इसने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद स्थानांतरित किया और साम्राज्य विस्तार के लिए पहले वारंगल और फिर बंगाल अभियान किया, और बाद में जो है एक बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर में जो है
इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद में इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज और है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन के दौरान काफी कठोर नीतियों का जो है पालन करवाया था और इसने काफी सारी चीजों में सुधार भी किया और कुछ नीतियां न्याय संगत थी और कुछ जो है थोड़ा गलत भी थी, लेकिन साम्राज्य को स्थापित या सुगठित करने के लिए आवश्यक हो जाता है नीतियों को कठोर करना। तो चलिए हम अगला जो मुद्दा है हमारा महत्वपूर्ण, और वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा जो मुख्य विषय है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम जौना खां के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों में जो है अलग अलग भ्रांतियां मौजूद हैं। जैसे एक तो यह है कि ये सल्तनत काल का सबसे शिक्षित, सबसे समझदार और सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है। लेकिन एक इतिहासकार हैं एल फिंस्टन, एक इतिहासकार हैं एल फिंस्टन, और एल फिंस्टन का एक कथन बड़ा प्रचलित है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का एक छोटा सा अंश मौजूद था। और वो ये इसलिए कहता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जिन नीतियों को लागू किया गया वो नीतियां विफल रही। तो हम देखते हैं कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किन किन नीतियों को लागू करवाया गया। तो भाई यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 5 कार्यक्रम जो है ये लागू करवाए गए थे, लेकिन ये पांचों के पांचों असफल रहे। तो सबसे पहले तो हम इन पांचों जो इसके द्वारा चीजें लागू की गई थी उनको देखते हैं और फिर उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला तो है दोआब कर में वृद्धि। दोआब कर में या दोआब में कर वृद्धि। दूसरा इसका जो कार्यक्रम था वो था राजधानी का स्थानांतरण। तीसरा जो है वो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा कार्यक्रम है खुरासान अभियान। और अंतिम है कराचिल अभियान। तो ये 5 कार्यक्रम हैं जो शुरू तो किए गए लेकिन अपने परिणाम तक नहीं पहुंचे। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के इन कार्यक्रमों के पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो देख लें कि इसके समय एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसके शासनकाल में 1333 में भारत आया था और ये रहने वाला था मोरक्को का। और इसने 14 वर्ष तक दिल्ली में काजी के तौर पर काम किया। काजी एक न्यायिक पद है और
इसने एक किताब लिखी रहला, या इसको हम कहते हैं किताब उल रहला। और इसके बाद ये पांड्य देश होते हुए चीन चला जाता है। इसने अपनी रहला में एक तो नारियल और पान का जिक्र किया है कि ये दो फसलें जो है, ये दो चीजें भारतीयों के द्वारा बहुत उपयोग में लाई जाती हैं। उत्तर भारत में पान और दक्षिण भारत में नारियल। खैर, तो भाई ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये जरूर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला है किस प्रकार से जो है दोआब में कर वृद्धि हुई और क्यों की गई, मुद्दा ये है। तो दोआब में कर वृद्धि करने के पीछे जो है वो इसका उद्देश्य है कि खजाना जो है खाली हो चुका था, खजाना खाली हो चुका था और खजाने को भरने के लिए इसको कर वृद्धि करनी पड़ी दोआब में, और ये 10 से 20 गुना जो है इसने कर वृद्धि करी। तो यहाँ पे बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन का खजाना खाली हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक का खजाना खाली हो गया, इसलिए जो है इसको कर वृद्धि करनी पड़ी, टैक्स बढ़ाना पड़ा। लेकिन बदायूनी का मत है कि दोआब के लोग काफी उद्दंड थे और उनको सबक सिखाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पे कर वृद्धि करी थी। तो ये दो कथन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि इनके कर वृद्धि करने से क्या वहां पे वसूली की जा सकी। तो कारण कोई भी हो, चाहे वहां पे खजाना खाली हो गया हो, उसको भरने के लिए कर वृद्धि की गई हो, या जनता को दंडित करने के लिए कर वृद्धि की गई हो, लेकिन यहाँ पे टैक्स की वसूली नहीं की जा सकी। उसके पीछे कारण है कि जिस समय दोआब में कर वृद्धि की गई उस समय यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, और लोगों के पास खाने को नहीं था, तो टैक्स कैसे देते। दूसरी चीज है कि टैक्स वसूली के लिए जो है बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी जनता के ऊपर, जिससे जनता में विद्रोह की लहर दौड़ गई, और इस प्रकार से दोआब में कर तो नहीं वसूला जा सका, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को जनता के आक्रोश का सामना जरूर करना पड़ गया। तो ये कर वृद्धि जो की गई, ये मामला असफल रहा और जो है इसमें जनता भी काफी उग्र हो गई। दूसरा मुद्दा जो है वो है राजधानी का स्थानांतरण। तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है राजधानी का स्थानांतरण किया गया। राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद ले जाया गया। दौलताबाद का मतलब है देवगिरी। देवगिरी का मतलब है वर्तमान औरंगाबाद। तो भाई राजधानी के स्थानांतरण को लेके जो है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इनमें सबसे पहला मत तो है बर्नी का। आखिर बर्नी का क्या विचार है इस चीज को लेके। तो बर्नी का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुल 27 प्रांत थे,
और इसकी जो सीमा है वो कंधार से लेके और बंगाल तक और जम्मू कश्मीर से लेके वर्तमान में जो है कर्नाटक कर्नाटक तक थी। और यहाँ पे जो दौलताबाद है ये मध्य में पड़ता था भारत के। तो दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे जो है राज्य की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो है राजधानी स्थानांतरित की गई होगी। तो एक तो ये मध्य बर्नी का कि भाई भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य है उसके मध्य में दौलताबाद पड़ता था, इसलिए इन्हें सोचा कि इससे जो है चारों दिशाओं में हम अपने राज्य को सुरक्षित कर लेंगे। दूसरा जो कथन है वो है इब्न बतूता का कथन है। इसका कहना है कि जो दिल्ली की जनता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत असभ्य पत्र लिखती थी और बहुत सारी जो है ऐसी चिट्ठियां आती थी जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बुराई की जाती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करी। उसने सोचा कि ये लोग जो है मेरे को इतनी असभ्यता से बात करते हैं, असभ्यता से मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बोलते हैं, तो अगर मैं इनकी दौलताबाद इनको भेज दूं तो ये परेशान हो जाएंगे। लेकिन इब्न बतूता का जो कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता से प्रतिशोध लेने के लिए राजधानी स्थानांतरित की थी, तो एक तो ये जमता नहीं है क्योंकि इब्न बतूता 1333 में आया था भारत और इसके पहले ही राजधानी स्थानांतरित हो गई थी। और दूसरी बात है कि एक सुल्तान इस प्रकार के जो है व्यक्तिगत चीजों को लेके इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। तीसरा जो कथन है वो है इतिहासकार गॉर्डन ब्राउन का कथन ये है कि मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। लेकिन मुद्दा यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ और इस समय मंगोल आक्रमण जो है ये लगभग समाप्त हो चुके थे। तो ये कारण भी हमें सही प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये जरूर कारण है बर्नी का कि भौगोलिक स्थिति के कारण ही दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की गई होती, तो ये सर्वमान्य जो है कथन माना जाता है। लेकिन राजधानी स्थानांतरण के पीछे कारण तो ठीक है बाकी, लेकिन ये जो प्रयास किए गए ये असफल कैसे हो गए? तो असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि राजधानी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है ये एक व्यवस्थित ढंग से लागू नहीं की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमेशा ही जो है निर्णय लेने में जल्दबाजी की और इसने सीधे जनता, व्यापारी, साधु, संत, मौलवी जितने भी लोग थे इनको एक साथ ही देवगिरी या दौलताबाद भेज दिया। इसको जो है व्यवस्थित तरीके से पहले व्यापारियों को, फिर जो है कामगारों को, फिर जो है वहाँ पे प्रशासकों को और फिर जो है जनता को भेजना था ताकि वहाँ पे चीजें व्यवस्थित हो जाए। एक तो ये कारण था कि भाई राजधानी स्थानांतरित तो कर दी गई लेकिन उस पे जो नीतियां हैं वो ढंग से लागू नहीं की गई। राजधानी स्थानांतरित करना कोई गलत इसका विचार नहीं था, ना ही गलत निर्णय था, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं रहा। दूसरा मुद्दा ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ये नहीं सोच पाया
कि अगर किसी व्यक्ति को उसके पैतृक स्थान से कहीं अन्य जगह अचानक से भेज दिया जाए स्थायी तौर पे, तो वो अपने क्षेत्र से वो लगाव छोड़ नहीं पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि राजधानी स्थानांतरित तो कर दी गई और लोग चले भी गए नए शहर में नए सपने लेके, लेकिन उन लोगों को दिल्ली की याद सताने लगी कुछ समय बाद, और वो जो दिल्ली की विरासत है, जो दिल्ली की शान शौकत है, उसकी ओर वापस खींचे चले आए। परिणाम ये रहा कि राजधानी स्थानांतरित करने के लिए सुल्तान को जो है खूब सारा खर्च करना पड़ा, रास्ते बनाने पड़े, सराय बनानी पड़ी थी, जनता को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित करने लगे, काफी खर्च करना पड़ा राजधानी बनाने के लिए। देवगिरी में भी काफी खर्चा हुआ। तो ये सब नुकसान हुआ और मजबूरीवश सुल्तान को पुनः दिल्ली से जो है पुनः दौलताबाद से जो है राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ गया। तो राजधानी स्थानांतरण का प्रोग्राम तो चला, परेशानी भी हुई, लेकिन बाद में उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तो ये भी इसका प्लान फेल हो गया। तीसरा मुद्दा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी टोकन करेंसी। टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा आखिर होती क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आज के समय जो भी करेंसी है या मुद्रा है भारत में, वो सोने के रेट पे तय होती है। मतलब रिजर्व बैंक में जितना सोना होगा उतने रुपए की हम कागज के नोट जो है रख सकते हैं। तो भाई सोने के बदले कागज की मुद्रा, यानी उसकी एक साख, उसकी एक वैल्यू। तो इस समय एक मुद्रा जो चलती थी उसको हम कहते हैं टका। टका होता था चांदी का सिक्का, और एक मुद्रा चलती थी जीतल, जो होता था तांबे का सिक्का। दोनों के रेट में काफी डिफरेंस है। 1 टका बराबर 64 जीतल, ये डिफरेंस चल रहा है। अब जो इस समय की स्थिति है, इस समय पूरे विश्व में चांदी की मंदी आई हुई है। चांदी नहीं है पूरे विश्व में। अब सिक्का कैसे बनाए चांदी का? इसके कुछ समय पहले जो है एक व्यक्ति था, एक मंगोल था, चगताई खां, कुबलाई खां। इसने चीन में सबसे पहले जो है टोकन करेंसी जारी की थी, कागज की मुद्रा। कागज की मुद्रा सबसे पहले चीन में ही जो है जारी की गई थी कुबलाई खां के समय। और ये टोकन करेंसी का जो प्लान है ये सक्सेसफुल रहा था। तो इसी तर्ज पे मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्यों ना मैं चांदी के सिक्के के बराबर तांबे का सिक्का कर दूं। तो इसने तांबे को टोकन करेंसी के तौर पे जो है जारी करवा दिया। अब जारी तो करवा दिया, लेकिन ये नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। जो भी इनकी मिंट थी, जो टकसालाएं थी या मिंट थी, उन पे ये नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, और इस वजह से जो है इसका ये प्लान फेल हो गया। हुआ कुछ यूं कि लोगों ने चांदी स्टोर करना शुरू कर दी और तांबा जो है ये लेना बंद कर दिया। अब जितने भी शाही ऑफिस थे या राजसी ऑफिस थे, यहाँ पे टैक्स के तौर पे तांबा जमा किया, कई बार एक्सचेंज कर लिया, तांबे के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का ले लिया। क्योंकि चांदी एक महंगी धातु है, इसकी कीमत
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा ही ज्यादा होगी। तो लोगों ने चांदी को इकट्ठा किया। लोगों ने यहाँ तक किया कि उन्होंने घरों में ही टकसालें खोल ली और जो उनके तांबे के बर्तन थे, जो पीतल के बर्तन थे, उनको ढाला और उसके जो है सिक्के बना लिए और उन सिक्कों को खजाने में जमा करके चांदी के सिक्के ले लिए उनके बदले में। हुआ कुछ यूं कि राजकोष में इतना तांबा हो गया इकट्ठा और चांदी बची नहीं। लोगों ने चांदी घरों में छुपा ली और यहाँ पे इतना तांबा इकट्ठा हो गया कि इस तांबे को जो है मोहम्मद बिन तुगलक को सड़कों पे फेंकना पड़ गया। तो इनकी टोकन करेंसी का भी जो है चैप्टर समाप्त हुआ और उन्होंने ये असफल हो गया इस सांकेतिक मुद्रा का काम। तो इस प्रकार से ये भी फैल। अब अगला जो इसका एक प्लान था वो था खुरासान अभियान। तो आपको पता होना चाहिए कि खुरासान जो है ये मध्य एशिया का एक क्षेत्र है, खुरासान, और यहाँ का शासक है अबू सईद। काफी संपन्न क्षेत्र है। और एक और है मोहम्मद बिन तुगलक प्लस मिस्र का राजा प्लस एक मंगोल राजा, मंगोल किंग जिसका नाम है तरमासरीन। तो ये तीनों लोग चाहते हैं कि खुरासान को अपने नियंत्रण में ले ले ताकि मध्य एशिया पे अपनी स्थिति मजबूत बनाई जा सके। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में भारत में 3,60,000 सैनिकों की भर्ती की जाती है और इसमें इजिप्ट का राजा, मंगोल का राजा तरमासरीन भी शामिल है। अब ये सेना तो जो है इकट्ठी हो गई। तभी होता क्या है कि मंगोल के राजा तरमासरीन को वहां की जनता के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही तरमासरीन बाहर होता है तो इजिप्ट का राजा स्वतः बाहर हो जाता है। लेकिन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में उसके राज्य में 3,60,000 सैनिकों की भर्ती की जा चुकी है इस अभियान के लिए। अब ये अभियान फैल होते देख मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि ऐसा ना हो कि अगर इस सेना की हमने भर्ती तो कर ली है और अगर हमने इसको खुरासान नहीं भेजा तो अब चूंकि है तो ये भारत में ही, तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारे खिलाफ ही जो है ये सेना खड़ी हो जाए और नुकसान पहुंच जाए। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको इन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन एडवांस देना पड़ा था जो कि काफी ज्यादा था और इस प्रकार से खजाने पे जो है एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा। तो ये भी इसका अभियान असफल हो गया, इसकी किस्मत खराब है। और इसका जो अंतिम अभियान है वो है कराचिल अभियान। कराचिल पड़ेगा कुमायूं गढ़वाल में, कुमायूं और जो गढ़वाल का हिस्सा है, गढ़वाल का जो हिस्सा है और ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल चीन के तराई वाले क्षेत्र में। जो हमारा दक्षिण पश्चिम चीन है वहां पे ये हिस्सा आता है। तो कराचिल में जो है एक हिंदू राजा का शासन है, एक राजपूत राजा का शासन है और इसको अब हथियाना चाहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ताकि चीन के साथ में जो है संबंध स्थापित हो पाए और चीन से सीमाएं भी सुरक्षित रहें। तो यहाँ के लिए बरनी के अनुसार लगभग 20,000 की सेना भेजी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस अभियान में इसकी सेना रही तो सफल, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से वो अनजान थे और कुछ बर्फ की वजह से, कुछ बर्फीले तूफान, कुछ ठंड की वजह से
या फिर कुछ जो है वहां की जनजातियों के द्वारा मार डाले गए सैनिक, और केवल दिल्ली लौटे मात्र 3 सैनिक। इस प्रकार से ये अभियान रहा तो सफल, लेकिन जितने भी सैनिक थे सारे के सारे जो है इसमें नष्ट हो गए, और फिर 3 सैनिक थे वो वापस आ गए। तो एक अप्रत्यक्ष हम जो है जीत कह सकते हैं इसको। और इस प्रकार से इन 5 अभियानों में असफलता का जो स्वाद चखा, तो इस वजह से जो है इस सुल्तान की बहुत अधिक मात्रा में आलोचना हुई। तो दोस्तों हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि आखिर इसके बाद में जो है क्या घटनाक्रम होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।